ठीक है, तो आई थिंक सर वी कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। और अगर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लास्ट में सबसे पूछ लेंगे। ठीक थैंक यू सर। ठीक है। सभी किसानों को नमस्कार। मेरा नाम, जैसे कि अभी शिवानी ने कहा, सूर्यकांत है। मैं एक भारत एग्री में एज अ कृषि डॉक्टर काम करता हूँ, यानी कृषि सलाहकार काम करता हूँ। और हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, जो बाजरा की खेती के ऊपर आपको जानकारी देंगे, वो है दुर्गा प्रसाद जी केवटे। ठीक है। तो वो बाजरा के ऊपर आपको बुआई से लेके कटाई तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि शिवानी ने कहा, पहले 30 से 35 मिनट अपन शांति से सुनेंगे। उनके पास एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है, बहुत बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने बनाया है। उसको अच्छे से सुनिए। और उसको सुनने के बाद आपके पास जितने भी बाजरे के बारे में सवाल हो, वो आप खुल के हमारे एक्सपर्ट के साथ, यानी दुर्गा प्रसाद केवटे जी के साथ पूछ सकते हो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, आप शुरू कर सकते हो। जी धन्यवाद श्रीकांत सर। नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम जानेंगे, आज के जो सेशन में जानेंगे बाजरे की खेती की संपूर्ण जानकारी। तो मैं आपको बता दूं कि बाजरे की खेती संदर्भ में अपन आज कौन कौन से चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि बाजरे की खेती कहाँ की जाती है। दूसरा है कि बाजरे की खेती के लिए मौसम कैसा चाहिए। इसके बाद बाजरे की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, और खेत की जुताई और तैयारी कैसे करनी है अपने को, और बाजरे की उन्नत किस्म कौन सी है। इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि बाजरे के लिए, बाजरे की खेती करने के लिए आपको प्रति एकड़ बीज की मात्रा कितनी लगनी लेनी है, और बीज उपचार क्यों करना जरूरी है, बाजरे का बुआई का समय क्या रहेगा, और बाजरे में आने वाले प्रमुख कीट और रोग कौन कौन से रहेंगे। इन सारी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपन पॉइंट टू पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से शेयर की जाएगी, आपको बताई दी जाएगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाजरे की खेती संबंधित कोई भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाजरे की खेती कहाँ की जाती है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा देश, अगर मैं बोलूँ भारत, तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश बाजरा का भारत है। यहाँ पे 85 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती की जाती है मुख्य रूप से। और भारत के अंदर जो प्रमुख रूप से खेती की जाती है बाजरे में, वहाँ पे सर्वोच्च स्थान राजस्थान का है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर गुजरात का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, कर्नाटक का है, और मध्य प्रदेश का। इन राज्यों के अलावा मैं आपको बता दूं कि 27 से 30% तक राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बाजरे की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। मतलब यानी कि बाजरे की बुआई राजस्थान में सबसे ज्यादा की जाती है। तो ये तो हो गया आपके बाजरे की खेती कौन कौन से स्टेट, और मतलब कौन सा आपका अग्रिम देश है या फिर आपका पहला देश है, जो कि वर्ल्ड वाइड में अगर मैं देखता हूँ तो भारत है। इसी के साथ में अगर देखते हैं कि बाजरे की खेती के लिए मौसम कैसा होना चाहिए। बाजरे की खेती के लिए गर्म जलवायु वाला मौसम होना चाहिए, जो कि एक साल में वहां पे वर्षा 400 से 600 मिलीमीटर वाला क्षेत्र चाहिए। और इसी के साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि पौधे के उचित अंकुरन के लिए, जो अपन बुआई के बाद पौधे का अंकुरन होता है, उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और पौधे के विकास यानी बढ़वार के लिए लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और बाजरे की जब तैयारी होती है या फिर बाजरे की पैदावार होती है या फिर बाजरे की आप हार्वेस्टिंग करते हैं, उस टाइम पे जो तापमान आपका 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। बस ध्यान रखना है कि अपने को मुख्य बिंदु का ये है कि यहाँ पे पुष्पन अवस्था में, जब बाजरे में पुष्पन अवस्था हो उस टाइम पे अपने को फुहारी सिंचाई के माध्यम से सिंचाई नहीं करना है। या फिर वर्षा अगर हो जाती है या फिर बारिश हो जाती है तो क्या होता है, बाजरे के जो फूल होते हैं वो धुल जाते हैं, जिसके वजह से उनके दानों में जो दाने बनते हैं भुट्टे के अंदर, वो दाने कम हो जाते हैं, उनका भराव कम हो जाता है। तो अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर सिंचाई करेंगे फौवारी विधि के माध्यम से सिंचाई नहीं करनी है। दूसरी बात, यदि बालियों में दाने भरने की अवस्था में नमी अधिक हो, है ना, जब अगर मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे बारिश हो गई, तापमान अगर कम हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको रोग का प्रकोप दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि बाजरे के जो दाने होते हैं उसके अंदर काले काले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से वो आपको काला दाना दिखाई देता है। और मतलब प्रति एकड़ आपका उत्पादन उसके वजह से आपका कम होता है।
तो अपने को ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि पौधे के अंकुरन के लिए आपका जब आप बुआई करोगे उस टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो बीज आप मार्केट से खरीदी करके लेके आते हो तो उससे आपके पौधे का अंकुरन अच्छा बना रहे और आपका 100% अंकुरन वहां पे हो, जिसकी वजह से आपके बीज या प्रति एकड़ ज्यादा नहीं लगेंगे। पौधे के विकास के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि बाजरे की खेती के लिए मुख्य रूप से अगर मिट्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो बलुई दोमट मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इस मिट्टी में आप बाजरे की खेती आराम से कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि आपको जो मिट्टी रहेगी ये अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर बारिश का पानी जमा होता है तो वहां पे उकठा रोग की समस्या, जिसे अपन विल्ट डिसीज कहते हैं, उसकी समस्या आपको ज्यादा दिखाई देती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो भी मिट्टी अपन यूज कर रहे हैं या फिर जो भी अपन खेत यूज कर रहे हैं वहां पे बारिश के पानी का भराव नहीं होना चाहिए। और मिट्टी का अपने को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फसल लगाने के पहले मिट्टी का पीएच मान यानी मिट्टी मिट्टी की गुणवत्ता अपने को चेक करना बहुत जरूरी है, यानी सॉइल टेस्टिंग करना बहुत चाहिए। उसके माध्यम से अपने को पता लगता है कि मिट्टी का पीएच कितना होता है। तो बाजरे की खेती के लिए मुख्य रूप से मिट्टी का पीएच 5.5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए, तो आपको बाजरे की खेती में मुख्य रूप से उत्पादन अच्छा दिखाई देता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपको बता दूं कि खेत की जुताई और तैयारी कैसे करनी है अपने को। सबसे पहले अपने को 2 से 3 बार खेत की जुताई करनी है, जो कि हर एक किसान करता है। इसी के साथ में जब पहले जुताई के बाद अपने को क्या करना है, गोबर की खाद यानी 4 ट्राली, ट्रैक्टर की जो ट्राली होती है 4 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ अनुसार अपने को डालनी है। और गोबर की खाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा कंपोस्टिंग बैक्टीरिया, वो 1 लीटर प्रति एकड़ के अनुसार यानी 4 ट्राली गोबर की खाद में अपने को कंपोस्टेड बैक्टीरिया अगर आप डालते हो तो उसके वजह से क्या होता है, जो आपके गोबर की खाद की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो और ज्यादा अधिक हो जाती है। और जो आपने देखा होगा कि अगर आपका सड़ा हुआ गोबर का खाद नहीं है तो आपको दीमक की समस्या, सफेद लट की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, या फिर रोग की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, वो समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कंपोस्टिंग बैक्टीरिया डलवाने से क्या होगा, जो आपको रासायनिक खाद लगने वाले उसके उसके लगभग लगभग आपका 50% तक आपका रासायनिक खाद की मात्रा आपकी कम हो जाती है। तो आपको हमेशा गोबर की खाद के साथ 1 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब गोबर की खाद आप डाल देते हो तो कल्टीवेटर के बाद रोटावेटर के माध्यम से पूरी मिट्टी को भुरभुरा कर देना है, जिसके वजह से आपका गोबर का खाद और कंपोस्टिंग बैक्टीरिया या फिर अन्य खाद आपने अगर डाले होंगे तो प्रॉपर तरीके से या फिर पूर्ण तरीके से वो मिक्स हो जाए और सॉइल में चले जाए। और उसके बाद आपको बीज की बुआई करनी है। अभी देखते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आपके या फिर आपकी जो जातियां है या फिर जो बाजरे की प्रमुख किस्में है, कुछ राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रमुख रूप से बताई गई किस्में जो कि आपको यूनिवर्सिटी में केवीके में आसानी से मिल जाती है। उसमें आपको पहले नंबर पर आती है RH B 121। दूसरे नंबर पर आती है RH B 154। तीसरे नंबर पर आती है CZ P 9802। चौथे नंबर पर आती है राज 171। पांचवें नंबर पर आती है WCC 75। छठवें नंबर पर आती है पूसा 443। सातवें नंबर पर आती है RH B 58। आठवें नंबर पर आती है RH B 30 और 9वें नंबर पर आती है RH B 90। ये जो मैंने आपको प्रमुख किस्में बताई है राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से मान्यता प्राप्त है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी में या फिर केवीके में या फिर आपके एरिया में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन किस्मों की अगर आप बुआई करते हो तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। इसी के साथ में जो बाजार में प्रमुख चलने वाली प्रमुख किस्मों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि 5 प्रमुख किस्में ऐसे बताऊंगा कि जो कि आपके राजस्थान में प्रोडक्शन और उत्पादन आपको ज्यादा मिले। ज्यादा देने वाली प्रमुख किस्में कौन कौन सी रहेंगे, इसमें आपको पहले नंबर पर जो प्रमुख किस्में आती है, अंकुर कंपनी के हाइब्रिड बाजरा 045।
इसकी मुख्य खासियत क्या होती है, इसके जो भुट्टे होते हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं और शंका आकार के होते हैं। मतलब ये जो भुट्टे होते हैं पूरे सिरे तक भरे हुए होते हैं। आ, नीचे साइड से आपको मोटे दिखाएंगे, लेकिन आपको कोने तक अगर जाते हो आप तो आपके पूरे भरे हुए दिखाई देते हैं, और जिसमें दानों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे आपको प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा मिलता है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसके प्रति पौधों में, जिसे टिल्डरिंग बोलते हैं या फिर फुटाव बोलते हैं, 4 से 5 फुटाव होते हैं। मतलब एक बीज अगर आप बोते हो तो 3 से 4 पौधे आपको वहां से निकलते हैं। इसी के साथ में इसके इस किस्म के अगर दाने की अगर बात करता हूं मैं, तो आकर्षक मध्यम आकार के चमकदार भूरे दाने होते हैं। और इस फसल किस्म की अवधि की अगर बात, और एक किस्म की प्रमुख विशेषता यह है कि नॉन लॉजिंग हाइब्रिड है। मतलब ये आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी बुआई कर सकते हो, और ये तीनों सीजन में बुआई कर सकते हैं, इसके खरीफ, रबी और ग्रीष्म। और फरवरी का पहला पखवाड़ा अगर आप बुआई करते हो इस किस्म के लिए तो और बेहतर होता है। और अभी के सीजन में अगर पहली बारिश में अगर आप इस किस्म की अगर बुआई करते हो बारिश गिरने के बाद, तो आपको अच्छा उत्पादन इससे मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं दूसरी किस्म की अगर बात करता हूँ, तो अंकुर कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी आती है 2239। इसके जो पौधे होते हैं लंबे होते हैं और औसतन लगभग 200 से 230 सेंटीमीटर के होते हैं। और इसके जो दाने और भुट्टे होते हैं एक समान आकार के, रंग के, ग्रे कलर के, मतलब भूरे कलर के दाने होते हैं। और दानों से भरा कॉम्पैक्ट भुट्टा होता है, मतलब पूरा का पूरा जो भुट्टा होता है दानों से भरा हुआ होता है। फसल अवधि की अगर बात करता हूँ इस किस्म की, तो 80 से 85 दिन की फसल अवधि होती है। और इसका एक मुख्य ये है कि ये अगर आपके पास जानवर है जिसके लिए आप कड़बी का यूज करते हो, चारे का यूज करते हो, उसके लिए बहुत अच्छी किस्म भी मानी जाती है। और इसका जो चारा होता है वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इसकी भी बुआई आप मतलब खरीफ, रबी और ग्रीष्म में कर सकते हो, और खरीफ के लिए बहुत ही अच्छी किस्म मानी जाती है इसको। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो राशि कंपनी का 1836 वैरायटी आती है बाजरा की, जिसकी फसल अवधि 75 से 80 दिन की होती है। प्रति पौधों की कली की संख्या ज्यादा होती है, और फसल पकने तक इसकी एक खासियत होती है कि जब तक आपकी फसल या फिर भुट्टे पक जाते हैं तब तक इसके जो पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी होती है। इसकी खेती आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि निजुइदु कंपनी की एक बलवान आती है, बलवान किस्म आती है, जिसका जो कोड नंबर होता है 4903। इस किस्म की जो फसल अवधि होती है वो 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अधिक टिलर वाली, मतलब अधिक ब्रांचिंग वाली किस्म है। उच्च अनाज और चारा उपज, मतलब इसका निजी उद्योग आगे से बोलती है कि ये चारा उत्पादन और साथ में अनाज उत्पादन, ये दोनों के लिए प्रमुख उद्देश्य है। जो कि आपके पास दुधारू पशु अगर होंगे, उसके अगर दूध की मात्रा बढ़ानी है या फिर उसके भोजन के लिए अगर आपको यूज करना है, तो इसके चारे का भी आप उसका उपयोग करते हैं। ये दोहरे उद्देश्य वाली किस्म है, जो कि आपको चारा भी देगी और अनाज भी देगी। इसी के साथ में इसका जो कान या फिर जिसे अपन भुट्टा बोलते हैं वो लंबा और सघन होता है। यानी मतलब सघन मतलब ये पूरा भरा हुआ होता है। और इसके जो दाने होते हैं आकर्षक हल्के भूरे रंग के होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको हल्के भूरे रंग की अगर दाने की अगर वैरायटी अगर लगानी है, तो आप निजी की बलवान वैरायटी आप लगा सकते हो, कि जिससे कि आपको इसका उत्पादन आपको अच्छे रूप से मिले और प्रमुख रूप से मिल जाएगा इससे। इसी के साथ में आपको दूसरी अगर किस्मों की बात करता हूँ, तो निजी की सनमैक्स वैरायटी है, जिसकी फसल अवधि 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें भी अधिक टिलर संख्या होती है। अधिक टिलर संख्या मतलब इसमें फुटाव ज्यादा निकलता है, एक पौधे से ज्यादा फुटाव होते हैं, जिससे कि आपको उत्पादन ज्यादा मिलता है। इसकी एक खास बात यह होती है कि आपने देखा होगा कि अचानक बारिश, आंधी, तूफान की वजह से आपके जो बाजरे के पौधे हैं वो गिर जाते हैं। तो उससे दिक्कत ये होती है कि आपको उत्पादन में कमी होती है, दानों में भराव नहीं होता। तो इसकी जो जड़ प्रणाली होती है इतनी मजबूत होती है कि मिट्टी को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखती है। आंधी तूफान आ जाए, हवा आ जाए, तेज बारिश आ जाए, तेज हवा आ जाए, फिर भी ये पौधे को गिरने नहीं देती। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे रेतीली मिट्टी होने की वजह से पौधे जल्दी गिर जाते हैं। तो आपके पास अगर रेतीली मिट्टी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वैरायटी को सनमेक्स जो वैरायटी आती है निधि युद्धि की, वो आप उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ आपको मृदा जनित जो रोग होते हैं, जैसे उकठा रोग हो गया, रूट रॉट हो गया, यानी जड़ सड़न हो गया आपका, या फिर आपका सीडलिंग ब्लाइट जो आपको अंकुरन के बाद आपके तने, आपके पौधे गलकर गिर जाते हैं,
वो समस्या भी आपके इस किस्म में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसी के साथ में इसके अगर दाने अगर की बात करता हूँ तो इसके दाने मोटे होते हैं, हल्के और भूरे दाने होते हैं, ये भूरे रंग के दाने होते हैं। मोटे होने की वजह से क्या होता है, आपको प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा मिलेगा। हल्के भूरे दाने होंगे और इसका वजन ज्यादा होता है, जिससे आपको प्रति एकड़ उत्पादन आपको ज्यादा दिखाई देने को मिलता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको 1 एकड़ में आपको लगने वाला बीज कितना लगे, तो आपको अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो आपका 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसकी बुआई कर सकते हो। बारानी क्षेत्रों में आपको बुआई पहली बारिश के साथ कर देनी है, और उत्तरी भारत क्षेत्रों में जो बाजरे की जो बुआई है, जुलाई का प्रथम पखवाड़ा मतलब पहला जो हफ्ता होता है वहां पे आपको इसकी बुआई कर देनी है। इसी के साथ में आपको बाजरे की फसल के लिए अगर मैं पौधों से पौधों की दूरी की बात करूं या फिर लाइन से लाइन की दूरी की बात करूं, तो लाइन से लाइन जो दूरी होती है आपको 45 से 50 सेंटीमीटर रखनी है, और पौधों से पौधों की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है। अगर बाय चांस अब अगर आपकी फसल अगर घनी हो जाती है या फिर मतलब बहुत ज्यादा पौधे आपके एक साथ उग जाते हैं, तो आपको अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद तो क्या करना है, आपको उसके थिनाई कर देना, थिनिंग कर देना। तो जो पौधे आपको ज्यादा दिखाई देते हैं वहां से वो पौधों को निकाल के अलग जगह पे आप लगा सकते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी भी करनी है। इसी के साथ में आपको बाजरे के फसल में बहुत सारे किसान मैंने देखा कि बाजरे की फसल में बीज उपचार नहीं करते। आपने देखा होगा कि बाजरे की फसल में बीज उपचार नहीं करने की वजह से आपको एक जब आपका भुट्टा पककर तैयार हो जाता है उसमें आपके जो भुट्टे पे आपको फंगस की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो दाने होते हैं काले कलर के हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और पूरे तरीके से खराब हो जाते हैं। उसे हम कंडुआ रोग कहते हैं। अगर आपने बीज उपचार करके अगर नहीं बोया तो आपके फसल में कंडुआ रोग की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। उसके लिए आपको बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार करने के लिए आप ऑर्गेनिक विधि की अगर बात करेंगे तो आनंद एग्रो कंपनी का डॉक्टर वेक्टर डर्मस, जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी बेसिकली एक फफूंद होता है जो कि फंगस को खत्म करने का काम करता है। इससे हमें क्या करना है, 6 मिली प्रति किलो बीज के बीज में मिलाना है और फसल की बुआई कर देनी है। तो आपके फसल में कंडुआ रोग की या फिर अन्य रोगों की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक। अगर रासायनिक में अगर आपको जानना है तो धानों का कंपनी का विटावेक्स पावर फफूंदनाशी आता है, जिसके अंदर जो केमिकल होता है वो कार्बोक्सिन 37% और थीरम ये भी 37% होता है। इससे आपको 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार आपको इसका उपयोग करना है। तो आपके फसल में उकठा रोग की समस्या, कंडुआ रोग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इन बीज उपचार का आप अपना अपने खेत में बुआई के समय बीजों के लिए उपचारित कर सकते हो। ये दवाई आपकी प्रमुख दो दवाइयाँ है। इसी के साथ में अगर मान के चलो आपके खेत में दीमक की समस्या ज्यादा दिखाई देती है या फिर सफेद लट की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, तो आपको क्या करना है, मेटाराइजिम एनिसोलिन नाम का एक कीटनाशक आता है, उससे आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के अनुसार उसको मिट्टी में चला देना है, फिर खाद में मिक्स करा के डलवा देना है। तो आपके फसल में दीमक की समस्या नहीं आएगी। या फिर धानों का कंपनी का सुपर डी आता है जिसमें क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन आता है, उससे भी आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद में मिक्स करके अगर डाल देते हो तो आपके फसल में दीमक की समस्या या फिर सफेद लट की समस्या, शुरुआती में लगने वाले जो कीट है उसकी समस्या नहीं आती है। इसी के साथ में अगर देखते हैं तो बाजरे की बुआई की विधि अलग अलग होती है। बाजरे की बुआई मुख्य रूप से 3 विधियों में करते हैं। एक समतल सतह पर मतलब आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं, या फिर ढोल या कुंड का उपयोग करते हैं। दूसरी विधि अगर आप ढोल या कुंड अगर बनाते हैं, तो जैसे आप मतलब ट्रैक्टर से सरी या फिर मतलब कुंड अगर बनाते हो तो उसके ऊपर अगर आप बुआई करते हो तो उसमें बीज की मात्रा भी आपके कम लगती है और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है। या फिर अगर आपके पास एरिया कम हो और आपको ज्यादा उत्पादन लेना हो तो चौड़ी क्यारी या फिर खांचा प्रणाली के माध्यम से भी आप इस बीज की बुआई कर सकते हो। बस ध्यान रखना आपने जब भी आपको बीज की बुआई करनी है तो बीज की जो गहराई होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखनी है। इससे ज्यादा अगर आप रखते हो तो बीज में अंकुरण की समस्या आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, जिससे कि आपके बीज का अंकुरण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना जब भी आप बीज की बुआई करोगे तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई आपको रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। इसी के साथ में अगर मैं आपको बात करता हूँ कि बाजरे के फसल में लगने वाले जो प्रमुख कीट कौन से हैं, रोग कौन से। बाजरे की फसल में प्रमुख लगने वाले कीट आपका दीमक है, सफेद लट है, तना छेदक है और आर्मी वर्म है।
इसी के साथ में अगर आपको मैं प्रमुख रोगों की बात करता हूँ तो डाउनी मिल्ड्यू है, स्मट है, रस्ट है जिसे हम रतुआ रोग भी बोलते हैं, लिप ब्लाइट जिसे अपन झुलसा रोग भी बोलते हैं, और कंडुआ रोग जो कि आपको भुट्टो के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें होगी बाजरा की खेती के संदर्भ में आपकी जानकारी। अगर आपके कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो इस संदर्भ में। अमित जी, आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए, और जहाँ से किसी भी किसान भाइयों के कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी वो पूछना चाहते हैं, अभी जैसे आप लोग करने वाले बाजरे की खेती होगी अभी आगे आप करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो आप भी लोगों आपका को कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है, हो तो आप पूछ सकते तो आप यहाँ हैं। पे हमारे हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर। सर बाजरे की लंबाई कम है इसमें। बाजरे की लंबाई, हाँ जी। मतलब बाजरे की लंबाई आप भुट्टो की हाइट लंबाई बोल। अच्छा, हाइट की बात कर रहे हैं क्या आप? हाइट की पेड़ की हाइट। पेड़ की हाइट आपकी वैरायटी किस्मों के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको अलग अलग किस्में बताई ये तो जिसमें मैंने। 7 फीट करीब नहीं हुई। हाँ जी। तो ये आपका मतलब ये आपके जो बाजरे की जो किस्म है अंकुर है ना, 42 49, अगर ये किस्म लगाते हैं तो इसका आपको 200 से 250 सेंटीमीटर मिलता है। हाँ जी सर। अन्य अगर किस्में अगर आप लगाते हो, अगर आप इसकी निजी की सनमेक्स वैरायटी अगर लगाते हो तो इस किस्म की लंबाई भी आपकी अच्छी मिलेगी, पौधे घने भी रहेंगे और जड़ें आपकी अच्छी मजबूत भी रहेंगी। वो निकल। अमित जी, एक बार आप म्यूट कर लीजिए अपना, हाँ, फोन का, और आप उनको गाइड कर दीजिए कैसे, उनका शायद वॉइस का कुछ इशू हो रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर इसके अंदर पेड़ के अंदर दीमक लगती है नीचे, इसमें पेड़ ही खत्म हो जाता है बाजरे का। हाँ, तो उसके लिए मैंने आपको वही बताया था कि अगर आपके फसल में दीमक की समस्या अगर आती है तो अगर आप ऑर्गेनिक अगर मतलब मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेटाराइजिम एनिस्पेलिस जो मेटा नाम से प्रोडक्ट आता है, एक कीटनाशक होता है ऑर्गेनिक, उसको आपको 1 एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से आपको क्या करना, 25 किलो रेत ले लेनी है, 25 किलो रेत में उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 1 एकड़ में उसका भुरकाव कर देना है। तो ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में आपको दीमक की खत्म हो जाती है। अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमला या फिर सुपर डी जिसके अंदर क्लोरोपाइरीपास और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, इससे आपको क्या करना है, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में मिला के आपको पूरे खेत में भुरकाव कर देना और उसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। तो आपके फसल में खेत मतलब दीमक की समस्या नहीं आएगी। अगर आप फसल में खेत मतलब आपके बाजरे के खेत में अगर आप खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो आपको क्या करना है, रीजन अल्ट्रा जो कि बायर कंपनी का आता है उसे आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं, जिसके अंदर जो केमिकल होता है पिप्रोनिल 0.5 उसका अगर आप उपयोग करते हो तो आपके फसल में दीमक की समस्या और सफेद लट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इन दवाइयों का आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं वहां पे। हाँ, अगर आपके फसल में रिजेंट की अगर बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो सर, एफएमसी कंपनी का जो फटेरा आता है उसका यूज कर सकते हैं सर। अगर उसकी गुणवत्ता और बढ़ानी है आपको तो उसमें क्या करना है, आपको 1 लीटर आपको अमला 550 वो आपको मिक्स कर दोगे तो और आपके दीमक की समस्या खत्म हो जाएगी। दीमक की समस्या आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ सर। मुख्य कारण क्या रहता है कि अगर आपकी जो फसल है बाजरे की फसल के पहले आपने अन्य कोई फसल ली होगी तो उसके जो डंठल वगैरह है या फिर कूड़ा करकट है वो प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज यानी मतलब सड़े अगर नहीं होगा या प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ होगा तो आपके फसल में दीमक तो लगना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको उस
प्लांट रेसिड्यूज का अगर मतलब वो डंठल का अगर आपको प्रॉपर तरह कंपोस्ट करना है तो आपको 1 लीटर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चला देना है, जिसकी वजह से आपके फसल में लगने वाले जो दीमक की समस्या वहां पे वो खत्म हो जाती है। और आपका जो जितने भी डंठल है या फिर गोबर की खाद, प्रॉपर तरह से पकी हुई गोबर की खाद अगर आप उपयोग नहीं करते तो भी दीमक की समस्या आपके खेत में ज्यादा दिखाई देती है। तो उसी की समस्या को खत्म करने के लिए आपको कंपोस्टिंग बैक्टीरिया जो कि मैंने आपको बताया था, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको दिख रही होगी यहाँ पे फोटो कंपोस्टिंग बैक्टीरिया की, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो, तो दीमक की समस्या आपको शुरुआती अवस्था में तो नहीं आएगी। सर जो प्रॉब्लम जो आ रही है ना पिछले 2-3 साल से, हाँ। वो आ रही है सफेद लटकी। ओके। सफेद की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे बारिश रुकती है वो पूरी पूरी फसल पीली होके उसमें वो बड़ी बड़ी जो है सफेद लटकी, वो लट निकलती, इतनी बड़ी बड़ी निकलती, काफी बड़ी बिल्कुल। निकलती। तो उसके लिए क्या करना है सर, और जो दीमक होते हैं या फिर सफेद लट होता है, इसका मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। वही अगर आपका गोबर का खाद प्रॉपर तरीके से पका हुआ अगर आप उपयोग नहीं करते तो सफेद लट या दीमक की समस्या आएगी। या फिर क्रॉप रेसिड्यूज या फिर मतलब कोई भी फसल के डंठल या फिर वहां पे पड़े होंगे तो उसकी वजह से समस्या ज्यादा आएगी। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए आप रिजन अल्ट्रा का उपयोग कर सकते हैं 4 किलो, फटेरा का उपयोग कर सकते हो 4 किलो, 8 किलो, इसी के साथ में सुपर डी का उपयोग कर सकते हैं 1 लीटर, या फिर हमला का उपयोग कर सकते हैं 1 लीटर। या फिर अगर इनसे भी अगर खत्म नहीं होती तो पीआई कंपनी का एक स्नेल किल के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसे आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर मिला के अगर डालते हो रेत में, तो भी आपकी दीमक की और सफेद लट की जो समस्या है वो समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये आपको शुरुआती में ही डालना है, तो जिसकी वजह से आपके फसल में आपने देखा होगा जब भी सफेद लट की समस्या आती है तो आपकी जो फसल होती है उसके जड़ों को कुतर देगी या फिर तने को कुतर देगी, जिसकी वजह से पौधा पूरा झुक जाएगा या फिर पीला पड़ जाएगा। तो किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोग की समस्या है फिर सफेद लट की समस्या है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए शुरुआत में ही आपको क्या करना है, मेटाराइजियम या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी दोनों को मिक्स करवा के डलवा दो, या फिर आप सबसे बेस्ट उपयोग मतलब प्रोडक्ट में आपको बता दो तो पीआई कंपनी का स्नेल किल आता है। वो सेव जैसी दवाई रहती है, आपको 1 एकड़ में आपको उसका उपयोग करना है रेत में मिला के, तो आपके दीमक या फिर टर्माइट की समस्या, सफेद लट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। सर एक एक बात है, जब बारिश रेगुलर होती है ना तब ये नहीं आती, तब ये सफेद लट नीचे रहती है। लेकिन जैसे ही गैप बढ़ा तो वो सफेद लट ऊपर आती है। वो जैसे अब हो गई, हाइट हो गई उसकी 5 फीट 6 फीट, बिल्कुल उसके सर। बाद भी वो कभी कभी आ जाती है। तब ना तो उसमें हम कोई छिड़काव कर पाते हैं, ना उसमें कोई मतलब स्प्रे हो पाता है, ना मतलब छिड़कवा विधि से भी कोई पाउडर वगैरह दे पाते हैं। तब उसके बिल्कुल। लिए क्या है सर, कई बार पाली पे आने के बाद भी वो मतलब अपना असर दिखाती है और पूरी फसल खराब हो जाती है। तो देखो सर, जैसे अगर आपकी फसल मान के चलो कि 60 दिन की होती है या फिर 50 दिन की होती है ना, तो उस टाइम पे तो आप फसल के अंदर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फसल घनी की वजह से आप मतलब आप पे कंट्रोल भी नहीं करते। तो आपको अगर पता है कि आपके खेत में दीमक की समस्या हमेशा बनी रहती है या फिर सफेद लट की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो शुरुआती में प्री प्रोटेक्शन मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही उस कीट और रोग का मतलब उस कीट का आपको नियंत्रण कर देना है, तो आगे चल के वो समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर मान के चलो जब आपकी फसल 30 दिन की होती है और आपको पता है कि 60 दिन में या फिर 50 दिन में दीमक की समस्या या फिर सफेद लट की समस्या आपके खेत में आने वाली है, तो उस टाइम पे आपको एफएमसी कंपनी का फटेरा ले लेना है, उसको आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दो। तो वो लगभग लगभग आपके 40 दिन तक, तो मतलब आपके जो टर्माइट है या फिर सफेद लट है उसको नियंत्रित करके रखता है। तो आपको उसी अवस्था में मतलब बाद में नहीं डालना। अगर किसान भाई की प्रॉब्लम ही क्या होती है, समस्या दिखाई देने के बाद मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तब तक फसल 20% 30% खराब हो चुकी होती है। लेकिन अपने को पहले से ही पता है कि अपने फसल में ये समस्या आने वाली है, तो उसका प्रारंभिक उपचार कर लो पहले से, जिसकी वजह से आपको प्रति एकड़ जो दवाइयों का खर्चा है वो भी कम लगेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और फसल में नुकसान नहीं होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 30 दिन की फसल की अवस्था में आपको प्रारंभिक उपचार कर लेना चाहिए कि दीमक के नियंत्रण के लिए या फिर सफेद लट के नियंत्रण के लिए आपको दवाइयों का उपयोग करके छोड़ देना है, तो आगे चल के समस्या नहीं आएगी। आपने देखा होगा आज बारिश गिरी है, 2 दिन तक बारिश की नहीं होगी, 3 दिन तक बारिश नहीं होगी, जो सफेद लट है जमीन के अंदर है ऊपर आ जाती है, उसके बाद तने को छेद कर देती है या फिर कट कर देती है। तो जी जी।
जब तक बारिश गिरती है तब तक वो अपना भोजन नहीं बनाती, लेकिन जो भूखी ज्यादा अगर होती है तो उसको तुरंत में चाहिए कुछ ना कुछ खाना। तो क्या करती है, जो भी पौधा मिलता है वो पौधे को नष्ट करना चालू कर दी, उसका जो क्लोरोफिल होता है, जो प्रोटीन होता है, सबसे मुख्य अन्नद्रव्य उसका वही होता है, उसको खत्म करना चालू कर देता है, उसको कट करके वो चूसना चालू कर देती है। तो उसकी वजह से समस्या ज्यादा दिखाई देती है। तो अपने को करना है, या फिर अपने को क्या करना है, और फिमेट का नाम सुना होगा आपने। फिमेट का नाम बहुत प्रसिद्ध था। महुआ पता है आपको, महुआ? तो आपको क्या करना है, फिमेट लेना है। फिमेट आपको, फिमेट या थाइमेट जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। हम्म। ये इसको आपको क्या करना है, 2 किलो थाइमेट ले लेना है, और अपने को 10 किलो महुआ ले लेना है। महुआ मतलब अनयूजफुल अगर महुआ भी अगर होगा, या फिर मतलब जो बेकार महुआ होगा वो भी चलेगा। तो उसमें क्या करना है, 2 रात तक आपको महुए के अंदर वो थाइमेट मिला के रख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको तीसरे या चौथे दिन आपको पूरा का पूरा जो महुआ और थाइमेट वाला जो मिक्सन होगा ना, वो आपके पूरे खेत में बिखराव कर देना है। तो उसके बाद भी क्या होगा, आपके फसल में दीमक या सफेद लट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वो सॉइल बोर्न में जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसको पूरे तरह से खत्म कर देते हैं वो। उसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो सबसे सस्ता और सुंदर तरीका है। थाइमेट आपका लगभग 50 रुपए किलो आता है, और आप मतलब 100 रुपए में आपका काम हो जाता है, महुआ आपको आसानी से मिल जाता है। तो उसका आप उपयोग कर सकते हो। सर जो आपने बताए दो चार वो हमें बाद में मिल जाएंगे कि एक हाँ तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मैं लिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से भेज भी दूंगा सर। जैसे अभी प्री सोविंग ट्रेनिंग हम कराएंगे किसानों को, तो उसमें इस चीज को पहले बताएंगे। एक सर हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि सीड ट्रीटमेंट भी इसका कुछ है क्या सफेद लट के लिए, कि सीड के साथ ही ट्रीटमेंट कर दे, तो उससे कुछ और बताओ पहले। सफेद लट के लिए आपका वार्डन, एक बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का एक प्रोडक्ट है वार्डन के नाम से, जिसके अंदर आपको 2 फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन आता है। उसके अगर आप उपचार करते हो उससे, तो आपके फसल में दीमक या सफेद लट की समस्या नहीं आती है। या फिर अगर इंसेक्टिसाइड की अगर बात करता हूँ मैं, इंसेक्टिसाइड में आपका कॉन्फिडोर जो आता है ना, इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, उससे भी अगर आप बीज उपचार करते हो 2 ml प्रति किलो के हिसाब से, तो भी आपके फसल में दीमक की समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या ज्यादा दिखाई देती है तो सुपर डी से भी आप बीज उपचार कर सकते हो, तो भी आपका दिमाग की समस्या नहीं आएगी। मतलब बुआई के पहले आपको करना बहुत जरूरी है। या फिर अगर मान के चलो कि अगर वो चीजें आपने नहीं की है, तो आपको क्या करना, ऑर्गेनिक में अगर जाना है तो मेटराइजम म्युनिसिपली उसका यूज कर सकते हो। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि सॉइल में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगी, और ऑर्गेनिक है, उसके जीवाणु जो होते हैं मेटा के, तो पूरे सॉइल में बिखरे हुए रहते हैं। तो जहां पर भी दीमक या सफेद लट की समस्या, या फिर अंडे भी अगर होते हैं, तो अंडे को पूरा कवर करके नष्ट कर देते, वो भी एक फंगस ही है। तो बेसिकली मेटाराइजिम म्युनिसिपली में इसलिए बोलता हूँ कि वो एक जैविक होता है, वो एक मतलब फंगस होता है। वो क्या करता है, जो भी आपके दीमक है या फिर सफेद लट है, उसके जो अंडे होते हैं उसको पूरा कवर कर देता है, और फंगस ग्रो कर लेके उसको पूरा तरीके से नष्ट कर देता है, या फिर वो इंसेक्ट को पूरे तरीके से नष्ट कर देता है। तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं वहां पे। जी सर। और कोई आप लोगों को क्वेश्चन जो मैं सफेद लगी है ना जिसका हाँ भूखा होता है वही। और नीचे मिला रहे हो तो हाँ बिल्कुल वुमेन्स साइड वो कह दी ना सारी बातें। तो भेजा इस पहले पसंद मिल भी जाएगी ना? हाँ नहीं नहीं आ जाएगी। ज्यादा नहीं तो डेमो वाले के लिए तो दे ही देंगे, तो अपने किसान उनके लिए तो अवेलेबल कराएंगे। और कोई किसान भाइयों का कोई प्रश्न? यही थे सर। मेनली समस्या जो है ना यहाँ सफेद लट की वजह से ही, जब हम शुरुआत यहाँ की थी तब से यही हमें सुनने को आ रहा था कि बिल्कुल सफेद लट का कुछ इलाज हो जाता बिल्कुल बिल्कुल, सफेद लट का कारण ही होता है, जितनी आपकी हल्की जमीन होगी, हल्की मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, सफेद लट की समस्या आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं हर एक किसान को, मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो किसान होते हैं, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका प्री मैनेजमेंट, मतलब प्रारंभिक अवस्था में उसको मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। समस्या आने के बाद आपको आपको बता दूं कि सफेद लट जो होती है ना, हर 2 दिन में 300 से 400 अंडे देती है, मतलब उसकी संख्या तो बढ़ती रहेगी। अगर उसका नियंत्रण नहीं करेगा, तो अपने को सबसे पहले उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है शुरुआती अवस्था में। तो अगर आपने वो डाल दिए, तो बहुत सारे किसानों में भ्रांति होती है कि अभी समस्या नहीं दिख रही है तो मैं क्यों दवाइयों का खर्चा करूं, समस्या आएगी तब मैं करूंगा। तो शुरुआत में अगर आपने दवाई का खर्चा कर लिया, कीट को अंडों को नियंत्रण कर लिया, लार्वा को नियंत्रण कर लिया, तो समस्या नहीं आएगी आपको। इस बात को अपने को बहुत जरूर ध्यान रखना है। जी सर, जैसे आपने बताया बहुत अच्छी बात जी बताई। सबसे बड़ी बात आपने कही कि जो किसान है वो जब
दिक्कत आ जाती है तभी जाके उसके बारे में सोचता है। हाँ हाँ। तो वो बात बिल्कुल सही है, सारे किसान इससे एग्री भी है। और होता भी यही है, जब किसान अपने खेत में ही आएगी ना तभी उस पर कुछ करेगा। इस बार हम बिल्कुल बिल्कुल किसानों को यही है कि हम हमारा डेमो देंगे, तो साथ में ये जो आपने बताई ट्रीटमेंट के लिए का देखेंगे कि उसका भी कुछ दिया जाए किसानों के लिए, या तो यहाँ अवेलेबल कराएंगे या फिर उनको डेमो के साथ सबसे बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी फसल में नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। जी, और कोई प्रश्न? और कुछ क्वेश्चन है किसी का? करेंगे। ये कह रहे बाजरे के लिए भी यही था, मेन प्रॉब्लम ये थी जिसके बारे में बताया, यही दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। और बाजरे में आपने देखा होगा कि कंडुआ रोग की समस्या ज्यादा आती है, तो उसके नियंत्रण के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी किसान बाजरे की खेती अगर कर रहे हो तो बीज उपचार जरूर कर लीजिएगा, तो कंडुआ रोग की समस्या नहीं आएगी। कंडुआ रोग की समस्या बहुत ज्यादा फैलती है, और उसकी वजह से आपका लगभग 30 से 40% उत्पादन में प्रभाव पड़ जाएगा। तो वो अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बीज उपचार में आपको 10-20 रुपए का खर्चा आएगा। अगर एक विटावेक्स का पैकेट लोगे तो आपको 5 रुपए का मिलेगा। 5 रुपए का खर्चा मतलब ना करने से आपका 500 का 1000 रुपए का नुकसान हो जाता है। फिर उस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप सभी हमारे किसान भाइयों को बाजरा की खेती कैसे करनी है और उनके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे और जो भी उनकी परेशानियां थी बाजरा की खेती में, जो भी उनको दिक्कतें आती थी, वो यहाँ पे सब एड्रेस हुई होंगी, यहाँ उनको उपाय मिले होंगे यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कुछ भी इसके रिगार्डिंग पूछना हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम यहाँ पे सर के थ्रू आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में अगर मैं आपको बात कर दूं, तो आपको फसल संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप भारत एग्री में कभी भी कॉल कर सकते हैं। भारत एग्री का एक एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे वीडियो कॉल की, चैट की, और यहाँ पे इसी के साथ में कॉल करने की फ्री सुविधा दी जाती है। वहाँ से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, फसल को भी दिखा सकते हो, या फिर मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हो, या फिर आपको फसल में आने वाली प्रमुख समस्या कौन कौन से उसके पहले की अगर जानकारी चाहिए वो भी आपको भारत एग्री के माध्यम से आसानी से मिल जाएगी। ये सारी सुविधा आपके लिए बिल्कुल भी मुफ्त रहती है। ठीक है शिवानी जी, तो हम इसको क्लोज करते हैं। डीके जी, दुर्गा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बाजरा के बारे में हमें जानकारी दी है। आशा करते हैं कि सभी किसानों को जानकारी पसंद आई होगी। एक चीज अमित जी, ये जितना भी प्रेजेंटेशन है हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देंगे, ठीक है? आप जितने भी किसान हैं उनके स्मार्टफोन के ऊपर शेयर कर सकते हो। इसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने किया है, आप उन्हें शेयर कर सकते हो जो किसान अच्छी तरह से सुन नहीं पाए या फिर जो किसान इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा सर। जरूर जरूर। ये दोनों चीजें मैं शिवानी जी आपको मेल के ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप किसानों को शेयर कर सकते हो। तो ठीक है जी सर। शिवानी जी, ठीक है, ये सेशन यही समाप्त हो जाता है। आपका अगले सेशन का टॉपिक और तारीख समय आप शेयर कर सकते हो, तो हम अगले मीटिंग में मिलते हैं। धन्यवाद ओके, किसान भाइयों। थैंक यू सो यस मच मैम, सर। थैंक यू अमित सर। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला इसके लिए। Sure. एंड श्योरली वी विल कनेक्ट सम अदर टाइम अगेन। और आई होप कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई हैं, और जैसे आपने बताया सर कि अगर इनको कोई भी समस्या होती है तो वो कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे, जरूर। तो वो हम इनके साथ में शेयर कर लेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। यू।